हेलो, आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। कल आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, द्रव्य गुण विज्ञान परिचय, जिसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सरफेसली बताया गया था सब कुछ, मतलब ऊपर ऊपर से परिभाषाएं बताई गई थी। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है द्रव्य विज्ञानीय। इसमें पढ़ेंगे हम द्रव्य के बारे में। सिलेबस वाइज टॉपिक है कि डेरिवेशन, यानी कि उत्पत्ति, निरुक्ति, पंचभौतिकत्व, द्रव्य के अंदर द्रव्य का क्लासिफिकेशन संहिता के अकॉर्डिंग और निघंटु के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए, आज तक हम पहले भी पढ़ते आए हैं ये चीज़ें, द्रव्य की व्युत्पत्ति, निरुक्ति। एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। एग्जाम के अंदर उसका लक्षण पूछते हैं द्रव्य का, या फिर पूछते हैं उसकी परिभाषा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते आ रहे हैं और नोट्स के अंदर भी दी हुई है। तो एक बार रीडिंग मारते हैं, एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा। देखना, द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति। द्रव्य से ये तो पता है ना कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य हमने बताया था औषधि होती है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है ये हमारा। द्रव्य का मतलब है औषधि से ले रहे हैं हम। तो द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति में क्या होता है, संस्कृत पढ़ी है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सबने पढ़ी है। ध्रुव धातु होती है, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, कितने प्रत्यय होते हैं, सब पढ़े हैं। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पे। देखना, ध्रुव धातु के अंदर यत प्रत्यय लगने से बनता है द्रव्य शब्द। द्रव्य शब्द का मतलब देखो, नॉर्मली जब हम द्रव्य बोलते हैं तो हमारे अंदर मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना, जैसे कोई लिक्विड द्रवित होना, ये आ रही है। तो इसका मतलब है जिसके अंदर गमन, मतलब कि गति होती है, गतिवाचक या फिर प्राप्ति आदि शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। ज्ञान, ज्ञान किसी भी द्रव्य का ज्ञान हमें कब होता है, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और अपना कर्म करेगा। पैरासीटामोल लेते हैं, ज्वर होता है तब, फीवर में लेते हैं, जब वो फीवर उतर जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि ये पैरासीटामोल थी, इसके अंदर इतना पैरासीटामोल था, इसीलिए हमारा फीवर चला गया। इसीलिए द्रव्य वो हो जो ज्ञान को प्राप्त होता है, गमन होता है जिसके अंदर वो लिक्विड से लिया गया है, इसकी लिक्विड वाली प्रॉपर्टी से लिया गया है, प्राप्ति होती है, और गतिवाचक अर्थों में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द्रव्य की निरुक्ति। देखना, द्रवति गस्ति परिणाम इति द्रव्यम। देखना मतलब क्या होता है इसको, कि जब हम कोई भी द्रव्य लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो हम औषधि लेते हैं। जब हम कोई औषधि लेते हैं अपने अंदर, मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करती है, अंदर कर्म करती है। चाहे वो गुण के द्वारा करे, चाहे वीर्य के द्वारा करे, चाहे विपाक के द्वारा, चाहे रस के द्वारा करे, कर्म करती है वो अपना। कर्म किससे, संयोग और विभाग की क्रियाएं अपने अंदर होती हैं। वो दोष पर क्रिया करती है, मल, धातु, स्रोतस, अग्नि, इन सब पर क्रियाएं करके हमें स्वस्थ करती है। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि यार वो द्रव्य हमने लिया था, उससे हम ठीक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो परिणाम को प्राप्त होता है वो द्रव्य हुआ, एक तरह से कह सकते हैं ना। वैसे वही यहाँ पे लिखा हुआ है निरुक्ति के अंदर, द्रवति गस्ति परिणाम इति द्रव्यम, मतलब जो हमेशा परिणाम को प्राप्त होता है, जब वो कर्म कर जाएगा, जब परिणाम हो जाएगा, रिजल्ट इसका हमेशा एक रिजल्ट होता है, वो होता है द्रव्य। जिससे परिणाम का ज्ञान होता है वो द्रव्य होता है, और इसीलिए इसको ज्ञान बोला गया था, ऊपर यहाँ हमने बोला था। सेकंड डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं निरुक्ति है इसकी, द्रवति गस्ति संयोग विभागादि गुणानीति व द्रव्यम। यानी कि द्रव्य वो है जिसके अंदर संयोग और विभाग आदि क्रियाएं भी होती हैं और गुण भी होते हैं, वो होता है द्रव्य। द्रव्य है, पहले ही पढ़ा था, यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, ये परिभाषा हमने पढ़ी थी। इसका मतलब ये था कि द्रव्य वो है जिसके अंदर कर्म भी है, तो कर्म है तो संयोग विभाग है, गुण है तो परिणाम आएगा उसका, वो होता है, प्राप्त होता है, वो द्रव्य होता है। लास्ट है द्रव्य का लक्षण। आपको याद करनी है ये डेफिनेशन। ये जो था वो द्रव्य की व्युत्पत्ति निरुक्ति, कोशिश ये रहेगी कि आपको लाइव क्लास के अंदर ही याद हो मैक्सिमम, और जो याद करना है इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ में बताती चलूंगी कि एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको याद करना है। ये आपको याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार ये वाली डेफिनेशन आप जरूर याद कीजिएगा, द्रवति गस्ति परिणामिति द्रव्यम। नेक्स्ट है द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण आज तक हम जो याद करते हैं, यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, वही याद करना है हमें। ये समझते हैं एक बार। रसादीनाम पंचानाम यत्राश्य भूतम तद्द्रव्यम,
भावप्रकाश ने, आचार्य भावप्रकाश जो थे उन्होंने दी थी उसकी डेफिनेशन कि रसादी जो 5 रस पंचक होते हैं वो जिसके अंदर आश्रित होते हैं वो द्रव्य होता है। मतलब रस वीर्य, विपाक, गुण और प्रभाव, ये 5 जिसके अंदर आश्रित होंगे वो हमारा द्रव्य होगा। उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी आचार्य भावप्रकाश ने। नेक्स्ट देखते हैं, वात स्फीति आचार्य थे, उन्होंने क्या बताया, वात स्फीति के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, रसो गुणस तथा वीर्यो विपाक शक्ति रेव च पंचानाम यह समाहारा स्तद द्रव्यामिति कथ्यते। मतलब क्या है इसका, रसो यानी कि रस, गुणस तथा यानी कि गुण, वीर्यो मतलब कि वीर्य, विपाका मतलब कि विपाक, शक्ति मतलब कि प्रभाव, ये सभी पंचानाम यानी ये 5 जिसे रस पंचक हम बोलते हैं, ये सभी समाहार यानी कि मिलकर किसके अंदर आश्रित रहते हैं, द्रव्य में, और जिसमें ये आश्रित रहते हैं उसको हम बोलते हैं द्रव्य। क्लियर है ये डेफिनेशन आपकी? देखना, जैसे कि इस तरह समझते हैं थोड़ा सा। द्रव्य हो गया हमारा, जैसे मान लो द्रव्य है हमारा आम्लकी, ठीक है, आम्लकी द्रव्य है, इसके अंदर है, पहला है रस, देखते हैं। आम्लकी ऐसा है जिसके अंदर 5 रस होते हैं, लवण नहीं होता है, 5 रस होते हैं, लेकिन कौन सा रस प्रधान होता है, लवण को छोड़ के 5 होंगे, 5 में भी कौन प्रधान होगा, अम्ल रस प्रधान होगा। वही चीज लिखी है, देखना, आम्लकी 5 रसों से युक्त होती है, अम्ल प्रधान होती है और लवण रहित होती है। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई कि इसमें रस देख लिया अपन, आम्लकी द्रव्य है, आम्लकी में रस हो गया अम्ल प्रधान। गुण देखते हैं पहले, गुण है इसमें लघु और रुक्ष गुण हो गया। वीर्य देखते हैं, वीर्य है शीत, शीत वीर्य है, ठीक है। विपाक देखते हैं, विपाक है मधुर। तीनों चीजें क्लियर होती जा रही है। प्रभाव से आम्लकी काम करती नहीं है, प्रभाव से कौन करता है, शिरीष काम करता है। तो और कर्म क्या करती है, ये कर्म करती है, ये त्रिदोष शामक होती है, दाह शमन करती है। दाह शमन देखना, त्रिदोष को शमन करने वाली दाह शामक किससे होगी, शीत वीर्य से। पित्त और शीत, उष्ण है पित्त और शीत है ये इसका वीर्य, तो एंटी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ही विपरीत गुण है उसके कारण। चक्षुष है, चक्षुष मतलब कि नेत्रों की शक्ति को बढ़ाने वाली, रक्त को बढ़ाने वाली, शीत वीर्य के कारण। ये सभी क्या होते हैं, कर्मों के आश्रय होते हैं, यानी ये सभी इसके कर्म हो गए। तो आम्लकी हमारा द्रव्य हो गया, रस इसका हो गया अम्ल प्रधान, गुण हो गया इसका लघु रुक्ष, वीर्य हो गया इसका हमारा शीत, विपाक हो गया इसका मधुर। तो इस प्रकार आम्लकी क्या हुई, एक द्रव्य हुई, क्योंकि इसके अंदर रसपंचक ये होते हैं। तो इस तरह से हम जब डीजी सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड पेपर आएगा, तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे आम्लकी का नाम दे देगा, द्रव्य का नाम दे देगा कि आम्लकी को आम्लकी के रस पंचक लिखिए तथा उसके मुख्य कर्म और उसके जो दोषों पर जो प्रभाव है इसको समझाते हुए इसके भेदों को समझाइए, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो रस पंचक ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है, यही डेफिनेशन हम आज तक याद करते आए हैं। द्रव्य की परिभाषा लिखी है तो यही लिखनी है आपको, द्रव्य का लक्षण पूछे तो भी यही लिखनी है, ठीक है। यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायता द्रव्यम, द्रव्य वो है जिसके अंदर कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं। एक बात नोट कीजिएगा, कार्य जो होता है ना, अंदर बॉडी के अंदर जो कार्य करती है, और कोई भी कार्य होता है उसके अंदर द्रव्य जो होता है वो समवायी कारण होता है। कभी भी किसी भी कार्य में द्रव्य ही समवायी कारण होगा और कोई भी समवायी कारण नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखना है, सेकंड लाइन में लिखा है जो कार्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, ठीक है। कार्य के अंदर कौन समवायी कारण है, द्रव्य समवायी कारण है। और समवाय संबंध से कौन रहता है, समवाय संबंध आपने समवाय में पढ़ा होगा, जिसका एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है, वो होता है समवाय संबंध। तो कर्म और गुण क्या होते हैं, समवाय संबंध से आश्रित होते हैं। देखिए, द्रव्य लक्षणंतु क्रिया गुणवते समवायी कारण मिति, यानी कि द्रव्य का लक्षण वो है, यानी कि द्रव्य वो है जिसके अंदर क्रिया सिनोनिम है गुण का, तो कर्म का। तो क्रिया मतलब कर्म और गुण मतलब कि गुण किससे समवायी कारण होते हैं, गुण के उसके अंदर, द्रव्य के अंदर, और समवाय संबंध से रहते हैं, ठीक है। देखिएगा नीचे, द्रव्य में गुण, कर्म और द्रव्यत्व जाति समवाय संबंध से रहती है। जब तक द्रव्य का अस्तित्व है तब तक उसमें गुण और कर्मों का आधाराध्य संबंध बना रहता है। द्रव्य तब तक ही है और गुण का और कर्म का भी आश्रय तब तक ही है। गुण और कर्म भी तभी माने जाएंगे जब तक द्रव्य होगा। अगर द्रव्य नहीं हो तो कौन सा तो गुण और कौन सा कर्म, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी द्रव्य
से नो कारण द्रव्य माना है। खादिन्य आत्मा मनः कालो दिशस्य द्रव्य संग्रह, ये हमने पदार्थ विज्ञान में लास्ट ईयर मेटा में पढ़ा था कि कारण द्रव्य कितने होते हैं, 9। और वैशेषिक दर्शन ने क्या माना है कि जो द्रव्य है ना ये अपना कारण द्रव्य ही है। बस इन्होंने इतना दे दिया कि वैशेषिक दर्शन ने बताया है कि 9 कारण द्रव्य। खादिन्य आत्मा मतलब कि 5 तो ये महाभूत हो गए, आत्मा हो गई, मन हो गया, काल हो गई, दिशा हो गई, 4 ये हो गए, तो हो गए टोटल 9। इस तरह से इन्होंने बताया है कि द्रव्य जो होता है वो 9 कारण द्रव्य होते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेशन जो याद करनी है वो है ये वाली, और बाकी समझिएगा आप थोड़ा। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हैं, हम पढ़ा है हमने ये भी, जो हम पढ़ रहे हैं ये भी हमने पढ़ा है पिछली साल। कार्य कारणवाद सिद्धांत पढ़े थे हमने मेटा में, तब पढ़े थे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टिपिकल पढ़ता है, समझने में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना थोड़ा। देखो, समवायी कारण क्या होता है? समवायी कारण वो होता है जिसके अंदर दोनों का, जिसके अंदर वो कारण है उसका भी और जो खुद कार्य है उसका भी। जिस कार्य में जो चीज कारण है ना, उन दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। अगर वस्त्र नहीं होगा, वस्त्र बनने में कारण कौन है? तंतु। तंतु मीन होता है एक धागा सा होता है ना, धागे सारे मिल मिल के तब तो वस्त्र बनता है, कपड़े पहनते हैं हम, वो बनते हैं। ठीक है, अगर एक एक तंतु ही नहीं होगा तो वस्त्र बनेगा कैसे? खुद सोचना। ठीक है, जनरल सी बात है। तो समवायी कारण होता है वो। असमवायी कारण क्या होता है, एक बार जनरली बता रही हूँ, फिर अपने नोट्स पढ़ेंगे। असमवायी कारण वो होता है जो कार्य में और कारण में दोनों के अंदर समवाय संबंध से रहता है। यानी कि कार्य है हमारा, जैसे एक तरह से बताती हूँ, घड़ा बना, घड़ा बना मिट्टी से, तो मिट्टी यहाँ हो गई यानी कि घट। घड़ा बना कपाल से यानी कि मिट्टी से, तो कपाल हो गया घड़े के अंदर समवायी कारण, क्योंकि घड़ा बन ही नहीं सकता अगर मिट्टी नहीं होगी तो। लेकिन मिट्टी के जो तंतु हैं आपस में, कण है, वो आपस में संयोग होगा तभी तो क्या होगा, घड़ा बनेगा। तो मिट्टी के कणों को संयोग करने में, इसमें भी क्या है, असमवायी कारण है। तो असमवायी कारण, समवाय संबंध से इसमें तंतुओं का संयोग होने में भी कौन रह रहा है, तंतुओं का संयोग हो रहा है, तो ये कारण है। मिट्टी खुद एक कारण है और कार्य है इसका घड़े का बनना। इन दोनों में कौन सा कारण होता है? असमवायी कारण होता है। तंतु मिट्टी का आपस में संयोग होगा, कपाल का आपस में संयोग होगा, तभी घड़ा बनेगा, वरना घड़ा नहीं बन सकता। एक ट्रायंगल सा बनता है एक तरह से। देखते हैं तो निमित्त कारण देखना, जो दोनों से डिफरेंट हो, जहां समवाय भी नहीं है वहां असमवाय भी नहीं है, एक तीसरा डिफरेंट है, वो होता है निमित्त। देखना, एक तरह से समझते हैं, हमारे शरीर के अंदर दोष दूषित हुए, हम रोगी हुए। सबसे पहले हमने मिथ्या आहार विहार कर लिया, ठीक है, ऊपर नीचे का खा लिया तो हम हो गए रोगी। तो ऊपर नीचे का जो खाया, मिथ्या आहार विहार खाया, वो हो गया हमारा निमित्त कारण। दोष दूषित हुए, ठीक है, विषम अवस्था आ गई, दोष धातु मल विषम विषम अवस्था में हो गए, तीनों ने क्या किया, दोषों को दूषित किया, दोष दूषित हो गए हमारे, वो हो गया समवायी कारण। किसके अंदर? रोग में। हम बीमार पड़े, उसमें समवायी कारण कौन था? दोषों का दूषित होना। अब वो दोष ने क्या किया, गए दूष्य के पास में। जैसे प्रमेय में दूष्य कौन होता है? मेद होता है, तो उसके पास गए, उसको क्या किया, दूषित किया उन्होंने। कफ होता है, कफ प्रमेय में कभी तो होता है, तो कफ ने किसे किया, मेद को दूषित किया। यानी कि दोष दूषित हुए, दोष ने दूषित किया दुष्य को। दोष और दुष्य का आपस में बना संयोग कि ठीक है, आसम बाई बाई हैं, अपन दोनों मिलकर रोग करते हैं। तो ये दोनों गए और उन्होंने किया रोग। तो ये दोनों मिले, तो जो दुष्य था वो दोष के अंदर भी मिला और उससे क्या हुआ, कारण भी उत्पन्न हुआ, यानी कि अपन रोगी भी हो गए। तो अल्टीमेटली दुष्य किसके अंदर आ गया? कारण में और कार्य में, दोनों में आया ना, समवाय संबंध से रहा ना। समवाय संबंध से असमवायी कारण थोड़ा समझना टिपिकल पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि असमवायी कारण के अंदर जो असमवायी कारण होता है वो समवाय संबंध से कारण में भी होता है और कार्य में भी होता है, और ओनली समवायी कारण जो होता है वो सिर्फ समवाय संबंध से कार्य में रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नोट्स का। देखना, समवायी कारण, समवायी कारण वह है जो अपने को मिलाकर कार्य उत्पन्न करता है। मतलब कि एक एक तंतु करके वस्त्र बना, एक एक मिट्टी ने बनाया घड़ा, 2 अणु मिलकर बना परमाणु। ठीक है, तो ये है समवायी कारण। पट का समवायी कारण कौन है? तंतु। अगर तंतु नहीं होगा तो कौन सा पट रहेगा? दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है।
अब आता है असमवाय कारण। देखना, कार्य और कारण के साथ समवाय संबंध से रहते हुए कार्य की उत्पत्ति करता है। दुष्य ने क्या किया, दोष के साथ भी हाथ मिलाया और रोग के साथ भी हाथ मिलाया। दोष के साथ हाथ मिलाते हुए उसने रोग यानी कि कार्य की उत्पत्ति की है, तो वो होता है असमवाय कारण। समझ में आनी चाहिए ये बात, ठीक है। तो असमवाय कारण तो क्या करता है, दोनों से दोस्ती करता है, दोस्त से भी करता है और कार्य से भी और कारण से भी, दोनों से भी फ्रेंडशिप रखता है। और असमवाय कारण ओनली अपने कारण से रखता है, मतलब कि जो समवाय संबंध रखता है वो ओनली कार्य से रखता है, ठीक है। तो ये देखिए, कार्य अथवा कारण के साथ समवाय संबंध से रहते हुए कार्य की उत्पत्ति में कारण हो, मतलब कि कार्य हो गया रोग, कारण हो गया हमारा दोष, यानी कि इसने समवाय संबंध रखा दोनों से, उसके होते हुए दोनों के साथ फ्रेंडशिप रखते हुए इसने क्या किया, कार्य की उत्पत्ति की। कारण होता है उसे बोलते हैं असमवाय कारण। दो तंतु पड़े थे हमारे पास, उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, दोनों जुड़े, तो जो जुड़ने वाला जो संयोग वाला तंतु था उसने क्या किया, पहले वाले तंतु के साथ भी जुड़ा वो, और उसने जुड़ के क्या किया, कार्य का निर्माण भी किया। तो इसी तरह से असमवाय कारण कौन हुआ, तंतु का संयोग। तो संयोग वाला जो था, वो वाला तंतु संयोग जो था वो बना कि नहीं बना असमवाय कारण। तो इसलिए असमवाय कारण क्या होता है, संयोग होना, दो के साथ में फ्रेंडशिप करना, संयोग होना असमवाय कारण होता है। फिर तीसरा जो सबसे डिफरेंट है कि भाई जो मेन जड़ ही है, अगर मिथ्या आहार विहार खाना ही छोड़ देंगे तो ना तो दोष दूषित होंगे, ना वो जाके दोष दूषित होंगे, ना जाके वो दूसरे से क्या होंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, तो हम रोगी नहीं रहेंगे। अगर निमित्त कारण ही मिट जाएगा तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो देखना, समवाय कारण व असमवाय कारण से भिन्न होता है निमित्त कारण। पट्ट में तंतु समवाय कारण है, ऊपर पढ़ चुके हैं। तंतुओं का संयोग असमवाय कारण है। वस्त्र का निर्माण जब होता है उसके अंदर जो काम आते हैं ना, ये तुरी, तुरी का मतलब होता है उपकरण है, यानी कि जो सुई हुई, धागा वागा, ये सब, वेमा बनाने वाला जुला है, ये सब होते हैं निमित्त कारण। तो इसको इस तरह से ऐसे समझ में आए तो इस उदाहरण से समझ लेना, अगर दोष दुष्य वाले उदाहरण से आए तो तब समझना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ एक बार समवाय असमवाय निमित्त कारण को, क्योंकि ये समझ में नहीं आते हैं। क्लियर सुनना एक बार, देखना। हमने मिथ्या आहार विहार किया, ये था निमित्त कारण, ठीक है। मिथ्या आहार विहार किया, अंदर जाके क्रिया हुई शरीर में, उसने क्या किया, दोषों को दूषित किया, दोष दूषित हो गए, ये बना समवाय कारण। दोष दूषित होके कार्य की उत्पत्ति करेंगे, एक तो रोग उत्पन्न कर रहे हैं डायरेक्टली, वो हो गया समवाय कारण, ठीक है, आपस में समवाय संबंध से, ठीक है। असमवाय कारण क्या है, दोष गए, आपस में दूसरे से उन्होंने फ्रेंडशिप की, एक तरह से समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे लिख के नहीं आना है ऐसे। तो दोष गए, दूसरे के साथ दूसरे को दूषित किया, आपस में मिल गए, दोनों फ्रेंड बन गए दोनों। अब बोले कि चल अपन दोनों मिलकर रोग करते हैं, उन दोनों ने मिलकर रोग किया। अल्टीमेट में ये समझाना चाहती हूँ कि असमवाय कारण जो होता है वो कारण के अंदर भी समवाय संबंध से रहेगा और दोष के अंदर भी दूषित रहेगा, कि मतलब ये है कि एक के साथ नहीं जाएगी, इसकी फ्रेंडशिप दोनों के साथ रहेगी और फायदा ये एक को करेगा, यानी कि कार्य की उत्पत्ति करेगा अल्टीमेट। इसलिए इसने क्या किया, रोग किया। पट्ट था, वस्त्र था, वस्त्र बनाने के लिए तंतु था, तंतु समवाय कारण था। तंतुओं का आपस में, एक तंतु ने दूसरे तंतु के साथ संयोग भी किया है और वस्त्र का निर्माण भी कर दिया। इसने तंतु का साथ में संयोग किया, वो हो गया इसका कारण के साथ में। कारण तो तंतु ही है वस्त्र के बनने में, इसने क्या की, कारण के साथ संबंध निभाया पहले, फिर उसने कार्य के साथ यानी कि वस्त्र बना दिया, इसने कार्य के साथ भी अपना समवाय संबंध निभा लिया। इस तरह से तंतु का संयोग होना, तो यहाँ पे जो संयोग है वो हो गया अपना असमवाय कारण। और जो बनाने वाले थे, जो उपकरण उपकरणी नहीं होंगे तो कहाँ से बनेगा, वही बात, अगर मिथ्या आहार विहार ही नहीं होगा तो दोष दूषित ही क्यों होंगे और आगे का प्रोसेस ही क्यों होगा। तो बनाने वाला ही नहीं होगा तो क्या तो करेगा तंतुर, क्या करेगा वस्त्र, कुछ नहीं कर सकते कोई भी। तो इस तरह से तूरी वेमा जुला है, मतलब बनाने वाला जो होता है वो हो गया अपना निमित्त कारण। ये आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट है अब जो अपन ने पढ़ा था ना, यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद्रवम, उसको ही डिटेल से समझा रहे हैं यहाँ पे। देखना, यत्राशिता मतलब कि जिसके अंदर, यत्राशिता यानी आश्रित रहते हैं जिस द्रव्य में, यही होता है ना मतलब यत्राशिता का। तो एक तरह से हमने ड्रग्स ले ली, या तो हमने हरित की ले ली या हमने आम्ल की ले ली। ये ड्रग्स है, ये हमारी औषधि है, ये हमारा द्रव्य है जिसके अंदर या आश्रित होंगे गुण और कर्म। देखना कैसे, कर्म है
हरित की आम्लकी है, आम्लकी चक्षुष्य होती है, हरित की अनुलोमन कर्म करती है, विरेचन कर्म करवा के दीपन पाचन करती है। तो ये हो गए कर्म, ठीक है। गुण, गुण है मधुर रस होंगे, लघु वृक्ष गुण होंगे, शीत उष्ण वीर्य होंगे, मधुर आदि विपाक होंगे। ये सभी किसमें है? आश्रित है। अब देखो गुण और कर्म ये दोनों किसमें थे? हरित की आम्लकी में ही है, चाहे वो कोई भी हो, चक्षुष्य कर्म हो या फिर उसका उष्ण या शीत वीर्य हो। एक तरह से ऐसे बताया है, जरूरी नहीं है यही वीर्य है, डिटेल से पढ़ेंगे तब आ जाएगा एक एक का। तो कारणम समवायी, मतलब कि कारण है समवाय, समवायी कारण है किसके अंदर? द्रव्य किसके अंदर समवायी कारण है? कार्य में। कार्य क्या है हमारा? रोग को शांत करना। तो रोग को शांत कैसे करेंगे? कल्पनाएं बनाकर। तो कल्पनाएं क्या बनाई हमने? अभ्यारिष्ट, हरित आदि अवलेह, च्यवनप्राश। इन कल्पनाओं का, इन कार्य का, कार्य क्या था? अल्टीमेट यही था। तो कार्य का क्या हुआ? ये समवायी कारण था। और कार्य में समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, इस लाइन को रट लेना, ठीक है। तो कारण समवायी क्लियर होनी चाहिए। यत् तद द्रव्यम मतलब क्या है? यत् तद द्रव्यम यानी कि वो द्रव्य है जिसके अंदर यत्राशिता यानी कि ये सब रहते हैं, वो द्रव्य है। जो अधिष्ठान है यानी कि हरित की आम्लकी है, ये द्रव्य है। क्लियर। अब आता है पांच भौतिकत्व, यानी कि मैंने बताया था सभी द्रव्य जो होते हैं सृष्टि में, जो भी है द्रव्य नहीं मतलब सजीव है चाहे निर्जीव, सब पांच पंच महाभूत से मिलकर बने हैं। एक भी ऐसा नहीं जो बिना पंच महाभूत के बना है। इसलिए जब जब सजीव और निर्जीव ही बने हैं तो द्रव्य अपनी औषधियां भी होती है, वो पंच महाभूतों से निर्मित होती है। देखना कैसे? द्रव्य की उत्पत्ति में मुख्य आधार यानी कि बेस कौन है? पृथ्वी और जल है। ये दो महाभूत तो क्या है? बेस है। बाकी जो तीन महाभूत बच गए ना, ये क्या होते हैं? इसके आवश्यक होते हैं, मतलब सहायक की तरह काम करते हैं, हेल्पिंग की तरह काम करते हैं इसके लिए। और आगे डिटेल से इसको अच्छे से समझते हैं पंचभौतिकत्व को। नेक्स्ट देखना, सभी द्रव्य पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं, ये माना गया है। उस द्रव्य का अधिष्ठान मतलब कि आश्रय बेस पृथ्वी है, और योनि मन उत्पत्ति में कारण कौन है? जल है। अब एक एक चीज बताया गया है कि कारण क्या है और कार्य क्या है, महाभूत क्या है उनके अंदर। उत्पत्ति में कारण कौन? पृथ्वी और जल। अधिष्ठान कौन? आधार कौन? पृथ्वी। इंपोर्टेंट चीजें चल रही है। ये क्वेश्चन यहां से उठता है कि द्रव्यों के पंचभौतिकत्व को समझाइए। एज इट इज क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो आपको ये सब चीजें समझा के आनी है वहां पे कि पृथ्वी और जल महाभूत होता है, ये उत्पत्ति में आधार माने गए हैं। फिर इनको डिटेल से समझाना है कि अधिष्ठान तो कौन है इसके अंदर, और योनि कौन है, और समवायी कारण कौन है, सहायक कौन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। उत्पत्ति में कारण कौन? पृथ्वी और जल, दो महाभूत हैं ये। ठीक है, अधिष्ठान कौन? आधार कौन? पृथ्वी। योनि कौन? जल। समवायी कारण कौन है यानी कि सहायक कौन है इसके? तेज, वायु और आकाश, जो तीन महाभूत बचे थे वो। और किसी भी चीज के अंदर अगर पाक करना है, दो वस्तुओं को जोड़ना है, काठिन्य लाना है, तो क्या करते हैं? अग्नि देते हैं, तो अग्नि महाभूत है। और कहीं भी तीन ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े कौन गति करता है? सिर्फ वायु गति कर सकती है, और किसी में नहीं होता चलत्व गुण, इसी में होता है। तो ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक विस्तार में कारण कौन है? वायु है। और रिक्तता में जहां भी खाली स्थान होता है, स्रोतस होते हैं, चैनल होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और शब्द को ग्रहण करते हैं, किस महाभूत के कारण करते हैं? आकाश के कारण करते हैं। और स्रोतस जो होते हैं उनमें रिक्तता होती है, उसमें कौन सा महाभूत होता है? आकाश महाभूत होता है। इसलिए जहां पे रिक्तता होती है, स्वरूप की उत्पत्ति में जो कारण होता है उस कौन होता है? आकाश महाभूत होता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब है पंच पंचीकरण। ये सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज 10 नंबर में आता है। 2017 बैच जो मेरा बैच है उसके अंदर आया था पंच पंचीकरण का सिद्धांत। तो इसको डिटेल से समझना है और अच्छे से समझना है, ध्यान से लगा के देखना। कोटेशन देखते हैं। द्विधा विधाय च एकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व स्व तर द्वितीयांशे योजनात् पंच पंचव्य। मतलब क्या होता है कि देखो, पंच पंचीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी महाभूत कोई भी होती है, वस्तु होती है जिसके अंदर जो बनी होती है ना, जैसे पृथ्वी महाभूत से बनी है ये मान लें अपन, तो उसके अंदर जो पृथ्वी महाभूत होना वो तो खुद 50% होगा, और बाकी का जो 50% बच गया ना उनके अंदर वो 4 महाभूत आएंगे। यानी कि एक महाभूत का 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया,
और एक महाभूत खुद हो गया 50%, तो 50% भाग तो भाई मेरा होगा और बाकी के 4 आके तुम हिस्सेदारी ले सकते हो, ऐसे बोलता है फिर वो। ठीक है, देखना द्विधा विधा है, यानी एक महाभूत के 2 हिस्से होते हैं 50-50, च एक एकम, एक एक 2 हो गए। चतुर्था यानी कि जो 50 वाला था, दूसरा वाला 50 था, उसमें 4 भाग होते हैं पुनः। ठीक है, 4-4 भाग होते हैं। इस तरह से एक महाभूत में नहीं होती ये चीजें, ये चीजें 5 महाभूत में होती है। इसलिए कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट करते तो 10 पार्ट हो गए, 5 दूनी 10, 2 पार्ट हो गए। तो स्व स्वेतर यानी कि खुद खुद का तो कितना होगा, 50% वाले का तो कितना होगा, खुद का तो 1 भाग होगा, और दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर 4 महाभूत आएंगे, उसे बोलते हैं पंच पंचीकरण का सिद्धांत। कोटेशन याद हो तो ठीक है, वरना आपको ये समझाना आना चाहिए बस। देखना, प्रत्येक महाभूत को 2 भागों में बांट देना चाहिए, 50-50 हो गया। ऐसा करने से कुल 10 भाग होंगे। 5 हैं, 2 हिस्सों में 1 को बांट रहे हैं, तो 5 को कितने में बांटा, 10 में बांटा हमने। ठीक है, इसके बाद इन 10 भागों में से पहले 5 को पुनः 4 भागों में, यानी कि 5 थे अपने, उनके 2 भाग किए। एक एक भाग तो छोड़ दो, जो 50-50% वाला भाग है उनको तो छोड़ो, नीचे वाले जो 50 है ना, उनको 1 को 4 में बांटो। एक महाभूत है उसका 50 किया, उसको 4 में बांटा। यही प्रक्रिया दूसरे महाभूत के साथ में की, 50-50 2 किया, एक 50 छोड़ा खुद के लिए कि भाई एक 50 तो तू रख, और बाकी 50 में इन 4 को हिस्सा कर देते हैं अपन, ऐसे। ठीक है, ऐसा करने से प्रत्येक के 5-5 भाग हो जाते हैं, ऑब्वियसली होंगे। एक महाभूत का 50 1 हो गया और बाकी 50 में 4 हो गए, तो एक महाभूत 5 में बट गया। नेक्स्ट, इस प्रकार एक भाग यानी कि अर्धांश, एक भाग तो अर्धांश खुद का होगा, यानी 50% मैं लूंगा, शेष 4 में आप सब आ जाना, ऐसे बोल रहा है ये। एक तरह से मैं समझा रही हूं, समझ में आ रहा है ना आप सबको, बोलिए। चलिए, एक भाग तो अपना होगा और शेष 4 भाग कितना होगा, बाकी के 4 महाभूत होंगे, अन्य 4 महाभूतों का होगा, तो इसको बोलते हैं पंच पंचीकरण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, अब है ये सारणी बनाई हुई है इसी चीज को समझाने के लिए, पंच पंचीकरण को समझाने के लिए ही ये बनाई गई है पूरी टेबल। इसको समझते हैं। देखना, कोई चीज है, पृथ्वी महाभूत का आधिक्य है जिसके अंदर, ठीक है, कोई द्रव्य है, 50% तो पृथ्वी होगी, सीधी सी बात है कि 50% जो चीज है जिसकी, जो द्रव्य जिसके अंदर अधिकांश है वो उसी का होगा, तो 50% तो खुद पृथ्वी होगी। बाकी के 1/8 1/8 1/8 1/8 कौन होगा, अष्टमांशा 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 अष्टमांशा, 4 महाभूत होंगे। इसी तरह जल के अंदर 50% कौन होगा, खुद जल होगा, और बाकी के 4 होंगे 1/8 12.5% में होंगे। अग्नि महाभूत के अंदर अग्नि खुद 50% होगी, बाकी के 4 महाभूत होंगे। वायु महाभूत के अंदर कौन होगा, 50% वायु खुद होगी, बाकी में 4 महाभूत आएंगे। और इसी तरह आकाश में खुद आकाश होगा 50%, और बाकी में आएंगे, बाकी 50% में आएंगे 4 महाभूत। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर मुख्य महाभूत का अपना भाग रहेगा आधा। जो मेन महाभूत है, जैसे पृथ्वी महाभूत है, तो वो बोलेगा कि भाई पृथ्वी में हूं तो मेरा खुद का 50% मुझे चाहिए, तो मेरा तो 50 है, बाकी आप अपना 50 में देख लो, चारों मैनेज हो जाओ, ऐसे। तो मुख्य महाभूत का अपना आधा भाग होगा और शेष आधे भाग में शेष 4 महाभूत रहते हैं। ये हुआ आपका पंच पंचीकरण का सिद्धांत कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट हमारा सर्वम द्रवम औषधत्वम, यानी कि सभी द्रव्य औषध हैं, इसको सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करने के लिए हमें जो पंच भौतिकत्व है द्रव्यों का, वो समझना जरूरी है। अगर ये आता है आपको तो आप ये सभी इसको समझा के आएंगे उसमें। देखिएगा, पहला है आकाशीय द्रव्यों के गुण कर्म, यानी कि आकाशीय जो द्रव्य है, जिस द्रव्य के अंदर आकाश महाभूत की प्रधानता है, उसके अंदर क्या तो गुण होते हैं उस द्रव्य में, और क्या वो अपनी शरीर के अंदर जाके वो कर्म करता है, वो बताया गया है इसके अंदर। देखना, नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणो लवणम सौशीर्य लाघव करम अष्टांग हृदय सूत्र 9 का 9 नंबर कोटेशन है ये। ठीक है, कोटेशन याद हो तो ठीक है, ना वैसे ये जनरल बेसिक चीजें हैं, ये सभी को आती हैं। देखो, आकाश महाभूत में सूक्ष्म गुण होता है, सभी को पता है, विशद होता है, लघु होता है, वैसी बात है, लघु महाभूत है ये तो। शब्द गुण होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन मात्राएं पढ़ी हैं हमने,
5 गुण पढ़े हैं, 5 महाभूतों के होते हैं। तो ये शब्द गुण देखो, लास्ट में शब्द गुणो लवणम, इसी तरह से हर महाभूत के पीछे यही आएगा, देखना हम पढ़ेंगे आगे तब। तो शब्द गुण जो होता है वो प्रधान होता है। ये होते हैं आकाशीय। आकाशीय जो द्रव्य होगा उसके अंदर ये गुण प्रधान होंगे। इसमें सुशीरता और लघुता होती है। ये हमारे शरीर के अंदर जाके कौन से कर्म करते हैं? लघुता का कर्म करता है, सुशीरता का कर्म करता है। सुशीरता का मतलब कि अल्टीमेट हल्कापन, ठीक है। तो ये कर्म हमारे अंदर जाके करते हैं। तो आकाश महाभूत में ये तो गुण होते हैं कि वो सूक्ष्म होता है, विशद होता है, लघु होता है और शब्द गुण से युक्त होता है। और कौन से कर्म करता है? लघुता का कर्म करता है हमारे शरीर के अंदर जाकर, और सुशीरता का कर्म करता है। नेक्स्ट, वायु महाभूत। जिन द्रव्यों में वायु महाभूत की प्रधानता होती है वो क्या उनके गुण होते हैं और वो क्या क्या हमारे शरीर में जाके कर्म करते हैं। अगर मेरी क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वायु महाभूत। वायवम रुक्ष विशद लघु स्पर्श गुणो लवणम रोक्ष लाघव वैशद्य विचार ग्लानि कारकम। इसमें इंपोर्टेंट जो कर्म है ना इसका, एक तो ग्लानि कर्म है और एक विचार। ये दो कर्म जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अग्नि महाभूत से लग रहे हैं ये, कि अग्नि महाभूत के कर्म तो नहीं है ये। तो पढ़ते हैं एक बार। वायु महाभूत जो होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? रुक्ष होता है, विशद होता है, लघु होता है और स्पर्श गुण वाला होता है। शब्द स्पर्श दो आ गए। प्रधानता वाले गुण द्रव्य वायव्य होते हैं। जिन द्रव्यों में ये गुण प्रधान होते हैं वो कौन से होते हैं? वायु वाले होते हैं। और विशद किस में आया था? पीछे भी आया था, आकाश वाले में अपने पढ़ा है, ठीक है, सूक्ष्म विशद। तो ये कौन सा होता है? लघु होता है। क्या कर्म करता है? रोक्ष। वायु महाभूत वाले द्रव्य है तो क्या करेंगे? रोक्ष करेंगे और बात को क्या होंगे? बढ़ाएंगे अपने शरीर में अंदर जाके। तो क्या करेंगे? रुक्षता करेंगे, लघुता लाएंगे, वैशद्य यानी कि विशदता करते हैं, और विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं यानी कि विचार करते हैं अपन वो, और एक ग्लानि। ग्लानि इंपॉर्टेंट है, इजीली याद नहीं रहेगा, इसीलिए मैं मार्क करवाई हूँ कि ग्लानि याद करना है आपको। कि ग्लानि ऐसा नहीं कि अग्नि महाभूत में कर दें आप, तो ग्लानि आपको स्पेसिफिक है, याद करना है। तो वायु महाभूत के कारण कौन सा कर्म होता है? ग्लानि का कर्म होता है। नेक्स्ट है अग्नि महाभूत। जिन द्रव्यों में अग्नि महाभूत की अधिकता होती है उनके क्या तो गुण होते हैं, क्या कर्म होते हैं, पढ़ते हैं। रुक्ष तीक्ष्ण उष्ण विशद सूक्ष्म रूप गुणो लवणम आग्नेय दाह प्रभाव वर्ण प्रकाश पचनात्मकम। पाचक रस पढ़ा है? पाचक रस क्या करता? नहीं, सॉरी, भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त करता है ना, वर्ण के अंदर स्किन के ग्लो के लिए आता है भ्राजक पित्त वो। तो उसी तरह आग्नेय द्रव्य जो होते हैं वो क्या करेंगे? प्रभा मतलब कि कांति जो होती है उसके लिए, वर्ण के लिए, ये याद करना। देखना, जो अग्नि महाभूत वाले द्रव्य होते हैं उनके अंदर क्या क्या होती है प्रॉपर्टीज? वो रुक्ष होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, वो तो अग्नि महाभूत है तो वो तीक्ष्ण तो होगा ही होगा, उष्ण भी होगा, या रटने वाली बात नहीं है। विशद होता है, सूक्ष्म होता है, और रूप गुण, शब्द स्पर्श रूप, तीन आ गए अपने। उनसे प्रधानता वाले द्रव्य क्या होते हैं? आग्नेय होते हैं। क्या कर्म करेगा? जिन द्रव्यों के अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता है वो हमने अगर सेवन किया तो हमारे गले में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है अपनी जीआईटी ट्रैक में, तो दाह करेगा। प्रभा करती है यानी कि ग्लो, वर्ण, प्रकाश और पाचन वो करने वाले होते हैं। तो दाह, प्रभा वगैरह ये आप, दाह और प्रभा ये याद करना। वर्ण, दाह तो याद हो ही जाएगा, जो अग्नि महाभूत वाला है वो उष्ण तीक्ष्ण होगा तो वो दाह होगी, प्रभा होगी, वर्ण होगी, पाचन की क्रिया करेगा। अब आता है जलीय कर्म, जलीय द्रव्यों के गुण कर्म, ठीक है। द्रव्य शीत गुरु स्निग्ध मंद सांद्र रसोल्लवणम द्रव्यम स्नेह विशंदन क्लेद प्रहलाद बंद कृत। मतलब देखना, जो जलीय द्रव्य वाले, जलीय गुण से युक्त द्रव्य है ना, उनके अंदर क्या क्या गुण होंगे? वो द्रव्य होंगे। सीधी सी बात है, जल महाभूत प्रधान है तो ऑब्वियसली द्रव्य तो होंगे ही होंगे। शीत भी होगा, जल की तो प्रॉपर्टी है शीत। गुरु होगा, स्निग्ध होगा, मंद होगा, सांद्र होगा। और रसोल्लवणम मतलब कि रस किसका होता है? किसकी तन्मात्रा है? इसी की है। तो जल महाभूत की कौन है? रस है। तो
रस से क्या होगा, प्रधानता वाले द्रव्य क्या होंगे, आप्य होंगे, मतलब कि जलीय द्रव्य होंगे। ये क्या कर्म करते हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर, स्नेहन करते हैं, विशंदन करते हैं, क्लेदन करते हैं, प्रहलादन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें याद आपको ये करना है। ये तो आप लिख देंगे सब, स्नेहन, विशंदन, चिपचिपापन, क्लेदन, स्नेहन, ये तो आप लिख देंगे, इनको छोड़िए। आपको याद करना है प्रहलादन, यानी कि प्रसन्नता करने वाला होता है, और एक है बंधन करने वाला होता है, ठीक है। ये दो आपको स्पेसिफिक है, ये याद करने हैं। प्रहलाद कौन करेगा, जल महाभूत वाला करेगा। प्रभावरण कौन करेगा, अग्नि महाभूत वाला करेगा। और ग्लानि कौन करता है, वायु महाभूत करता है। ग्लानि वाला पीजी की दृष्टि से भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य। देखिए, तत्र द्रव्यम कुरु स्थूल स्थिर गंध गुणो लवणम पार्थिवम गौरव स्थैर्यम संघातोपचा वहम। मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी महाभूत से युक्त द्रव्य होंगे वो गुरु होंगे, स्थूल होंगे, स्थिर होंगे। गंध किसकी तन मात्रा है, पृथ्वी महाभूत की है। गंध किसमें से आती है, पृथ्वी में से आती है, ठीक है। इन गुणों से युक्त होंगे। गुरु है तो पृथ्वी तो ऑब्वियसली गुरु होती है, स्थूल भी होती है और स्थिर भी होती है और गंध भी होती है। रटने वाली बात नहीं है, नॉर्मली नाम से समझ में आ रही है ये चीजें हमें, ठीक है। पार्थिवम यानी कि ये जो महाभूत है ये क्या क्या कर्म करता है, गौरवता करता है, स्थैर्यता करता है, संघात और संघात, ये सभी कर्म करता है। एक बार नेक्स्ट हिंदी देखते हैं इसकी नोट्स में। गुरु स्थूल स्थिर गंध गुण की प्रधानता वाले द्रव्य पार्थिव होते हैं। ये गौरवता करते हैं, स्थिरता करते हैं, संघात करते हैं, उपचय करने वाले होते हैं। मेन याद करना है आपको, संघात करने वाला याद होता है। तो संघात कौन करता है, पृथ्वी महाभूत वाला करते हैं। उपचय कर्म कौन से करते हैं, पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य उपचय कर्म करते हैं। तो ये अगर आपको पूछा जाता है सर्वम द्रवम औषधतम, ये अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो आप ये सब लिख के आएंगे इसके अंदर। और आप इसमें क्या समझाएंगे, आप इसमें समझाएंगे कि सभी द्रव्य 5 भौतिकत्व होते हैं। कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो इस तरह से आप उनको समझा के आएंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा द्रव्य है वो कार्य करता कैसे है। मेन बात है ये, हमारे शरीर में जाके कर्म करता कैसे। आज तक तो हमने यही पढ़ा है कि वो गया संयोग विभाग आदि कर्म के द्वारा क्या करता है, वो क्रिया कर देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर है कि 5 भौतिक द्रव्यों की कार्य करने की पद्धति, 5 भौतिक द्रव्य की कार्य करने की प्रणाली क्या है, पद्धति क्या है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठता है यहाँ से कि द्रव्यों के कार्य करने की पद्धति को समझाइए या फिर द्रव्यों की कार्य करने की प्रणाली को समझाइए। ऐसे का ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आता है और आपको ये कोटेशन याद करना है। सबको इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मैं समझाती हूँ आपको इस कोटेशन को, पढ़ते हैं, देखना। न तू केवलम गुण प्रभावात द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति। मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का मतलब है कि द्रव्य जो है, न तू केवलम यानी कि द्रव्य काम नहीं करता है गुण प्रभाव से, द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति, कि द्रव्य जो है ओनली गुण प्रभाव से ही कार्य नहीं करता है, अपितु द्रव्याणि ही, द्रव्य कार्य करता है किससे, द्रव्य प्रभावाद यानी कि द्रव्य के प्रभाव से, गुण प्रभावाद यानी कि गुण के प्रभाव से, और द्रव्य गुण प्रभावाच्य, द्रव्य गुण के प्रभाव से कार्य करता है। मतलब कि कहने का मतलब अल्टीमेट ये आ रहा है कि द्रव्य जो होता है एक ओनली गुण के प्रभाव से कार्य नहीं करता है। द्रव्य जो कार्य करेगा वो द्रव्य के प्रभाव से, गुण के प्रभाव से और द्रव्य गुण प्रभाव से कार्य करता है। नेक्स्ट है लाइन, तस्मिन तस्मिन काले तद अधिकरण मांसाद्य ताम ताम च युक्ति अर्थम च, यानी कि उस काल में, तब यानी उस काल में, तद अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, वह स्थान विशेष जहां पर कोई भी द्रव्य जाके कर्म करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पूरे में बॉडी पेन नहीं होता, दंत में शूल हो रहा है तो हम दंत विशेष में क्या लगाते हैं, लवंग तेल लगाते हैं। तो मतलब कि दंत विशेष, तो एक तरह से दंत क्या हो गया, हमारा अधिकरण हो गया। तो तस्मिन तस्मिन काले, उस समय, तद अधिकरणम, उस स्थान पर, उस अधिकरण पर,
ताम ताम च युक्ति अर्थम, युक्ति के साथ, युक्ति अर्थम मतलब युक्ति बनाते हुए, च तम तम भी प्रत्यय, उस प्रयोजन से। द्रव्य जो है विशेष काल के अंदर विशेष स्थान पर युक्ति और प्रयोजन के साथ में कार्य करते हैं। कार्य करते कैसे हैं? इंपॉर्टेंट लाइन है, पीजी की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैं बता रही हूं जो, देखना मेन लाइन क्या है, यत कुर्वती तम, ये जो यत वत चल रहे हैं ना, यत, येन, यत्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आता है, यत कुर्वंती ब्लैंक, फिर वहां क्या लिखना है अपने को, वीर्य लिखे, कर्म लिखे, या फिर अपन अधिकरण लिखे, समझ नहीं आता है। ऑप्शन आते हैं 4 पीजी के अंदर। येन कुर्वती तद वीर्य है तो येन कुर्वती तद खालिस्तान डॉट डॉट डॉट, यत्र कुर्वती तद डॉट डॉट डॉट, ऐसे आते हैं पीजी के अंदर, तो वही समझना है हमें। तो देखना, यत कुर्वती तद कर्म, मतलब कि यत जिस प्रकार से वह कार्य करते हैं उसे बोलते हैं कर्म। येन कुर्वती तद वीर्य, जिस शक्ति के द्वारा वे कार्य करते हैं उसे बोलते हैं वीर्य। यत्र कुर्वती तद अधिकरणम, जिस जगह पे वह कार्य करते हैं, यत्र मतलब कि जहां, जिस जगह पे वह कार्य करते हैं उसे बोलते हैं अधिकरण। यदा कुर्वन्ति सह काल, और जिस समय में करते हैं उसे बोलते हैं काल। और यथा कुर्वन्ति स उपाय, जिस प्रकार करते हैं उसे बोलते हैं उपाय, मतलब कि युक्ति के साथ में हम योजना बनाते हुए दवाई देते हैं तो वो जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसे बोलते हैं उपाय। जिस प्रकार से वो क्रिया करके, कर्म करके, गुण के द्वारा, वीर्य के द्वारा, विपाक के द्वारा, वो ये उपाय हो गए एक तरह से, उसे बोलते हैं उपाय। यत साधन्ति तत्फलम, यानी कि जिस क्रिया को साधते हैं, मतलब कि हमें आरोग्य की प्राप्ति देते हैं, उसे बोलते हैं हम फल। वापस से समझा रही हूं, दोबारा देखिएगा। न तो केवलम गुण प्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकानि भवन्ति, सभी द्रव्य जो होते हैं ओनली गुण के प्रभाव से ही कार्य नहीं करते हैं, वे सभी द्रव्य प्रभाव, गुण प्रभाव और द्रव्य गुण प्रभाव से कार्य करते हैं। और विशेष काल पर, विशेष तद काले, मतलब कि उस काल में, उस स्थान पर युक्ति और प्रयोजन के साथ में, युक्ति के साथ में काम करेंगे। और प्रयोजन क्या है? आरोग्य की प्राप्ति करवाना, उस प्रयोजन के साथ कार्य करते हैं। यत कुर्वती तद कर्म, जिस प्रकार से क्रिया करते हैं उसे कर्म बोलते हैं। येन कुर्वती तद वीर्य, यानी कि जिस शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं उसे वीर्य बोलते हैं। यत्र कुर्वती तद अधिकरणम, यानी कि जहां पर, जिस जगह पर कार्य करते हैं उसे अधिकरण बोलते हैं। यदा कुर्वन्ति सह काल, यानी कि जिस समय पर वो कार्य करते हैं उसे काल बोलते हैं। यथा कुर्वन्ति सह उपाय, जिस प्रकार से वो क्रियाएं करते हैं, जो क्रिया करने का जो तरीका होता है उसे उपाय बोलते हैं। और यत साधन्ति तत्फलम, यानी कि जिसे हम साधते हैं, ये सब चीजें करके, ये उपाय वगैरह करके, कर्म करके, वीर्य के द्वारा और काल के द्वारा जिस साधन, यानी जो फल हमें प्राप्त होता है, हमें आरोग्य जिसकी प्राप्ति चाहिए वो हमें मिल जाता है, उसे बोलते हैं फल। यह आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर मेरी क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप प्लीज वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी चीज को एक एक वर्ड को करके समझाया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, द्रव्य के प्रभाव से कार्य कैसे करना है। द्रव्य है हमारा बालू का है, या फिर हमने ईंटों का चूर्ण ले लिया, किसके लिए लिया? स्वेदन करने के लिए लिया। तो स्वेदन करने के लिए क्या लिया हमने? द्रव्य लिया। द्रव्य क्या था? औषधि की तरह ही कार्य कर रहा था एक तरह से। वो तरण का चूर्ण ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया अपन ने, वो इसी तरह से द्रव्य हो गया दंती। किससे कार्य कर रही है? कोई भी द्रव्य है वो किससे कार्य कर रहा है? द्रव्य प्रभाव से, यानी कि विरेचन कर्म करवाती है, द्रव्य विरेचन कर्म करवा रहा है। द्रव्य हो गया हमारा दंती। गुण प्रभावाज, ज्वर होता है, कौन से गुण के कारण होता है? कौन सा? पित्त बढ़ता है तो क्या हो गया? उष्ण गुण। तिक्त रस, कौन सा गुण? शीत। वीर्य तो शीत होता है ना, तो ज्वर और तिक्त रस आपस में एंटी प्रॉपर्टी हो गई, बिल्कुल ही उष्ण गुण हो गया। इसके अंदर क्या हो गया? उष्ण है, तो ये क्या हो? इसके अंदर शीत वीर्य है, तो गुण से काम कर रहा है। शीत गुण के अंदर क्या होती है? अग्नि का गुण का प्रभाव। द्रव्य गुण प्रभाव, द्रव्य हो गया सोने का कड़ा, या फिर फ्रक को, बर्फ को गाय के दूध में पकाया। सोने का कड़ा था, उसको गाय के दूध में पकाया। पकाने से क्या आया? द्रव्य तो है अपने पास में, उसके जो गुण थे सोने के उसमें आ गए। उससे क्या हुआ? वाजीकरण हुआ। किसके कारण हुआ? द्रव्य था हमारा
दूध के अंदर हमने डाला सोने का कड़ा अपना और उसको उबाला, उसको पकाया, और उससे क्या हुआ, गुण क्या आया उसके अंदर, सोने के जो गुण थे वाजीकरण का गुण आ गया। तो इससे क्या होता है, वाजीकरण प्रभाव होता है। अब देखिए ना, यद कुर्वन्ति तद कर्म, जिस क्रिया के द्वारा वो जो कार्य करते हैं उसे बोलते हैं कर्म। यानी कि शिरोविरेचन करवाना है तो द्रव्यों का शिरोविरेचन कर्म ही होगा। येन कुर्वति तद्वीर्य, शिरोविरेचन करवाने वाले द्रव्य जिस शक्ति के द्वारा शिरोविरेचन करते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के अंदर, तो वो होता है उसका वीर्य। देखना, द्रव्य में रस शीतोष्ण वीर्य से, रस से उसका वीर्य शीत वीर्य आते हैं, उनसे विपाक आदि से जो कर्म संपन्न होता है वह उपस्थित जिस शक्ति से शिरोविरेचन कर्म होता है उसका वीर्य होता है। यानी कि जो भी हमने द्रव्य लिया उसने कार्य किया, यद कुर्वति तद कर्म क्या था, शिरोविरेचन करवाना है। येन कुर्वति तद वीर्य, मतलब कि जिससे करवाना है, तो शिरोविरेचन वाली जो औषधियां ली हमने उनसे हमने शिरोविरेचन कर्म करवाया, तो जिस शक्ति से उन्होंने कार्य किया अपनी अपनी से, उसको बोलते हैं वीर्य। नेक्स्ट देखिए, यत्र कुर्वति तद अधिकरम, कहाँ करवाते हैं, ऊर्ध्व जत्रुक रोगों में करवाते हैं हम, तो जिस स्थान पर करवाते हैं, जैसे सिर के अंदर करवाते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका अधिकरण हो गया। यदा कुर्वन्ति सकाल, स्पेसिफिक काल में करवाते हैं, ऐसा तो है नहीं जब मन किया तब करवा लिया। तो बसंत प्रावट शरद के अंदर शिर गौरव युक्त काल में, जिसके अंदर क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, तो कफ का प्रकोप होता है तो सिर के अंदर क्या होता है, भारीपन होता है। तो इस काल में शिरो गौरव काल के अंदर क्या करवाते हैं, अपन शिरोविरेचन का कार्य करवाते हैं। तो वह काल जो होता है, यदा कुर्वन्ति सह काल, जिस काल में क्या होता है, द्रव्य कार्य करता है, वो होता है उसका काल। यथा कुर्वन्ति सह उपाय, जिस प्रकार से करवा रहे हैं कि हम ऐसी योजना बना के करें कि हमें रोगी को फायदा हो, उसके आरोग्य मिले, उसे बोलते हैं यथा कुर्वन्ति सह उपाय। मतलब प्रधमन अवपीड़न क्रिया से रोगी को चित्त करके लिटाया जाता है। अवपीड़न नशा देते हैं अपन, या शिरोविरेचन कर्म करते हैं, उसकी आंखें बंद कर देते हैं, सिर को नीचे लटका देते हैं, और हल्का हल्का अभ्यंग वगैरह भी करते हैं चेहरे पे, तो ये सभी क्रियाएं करते हैं, तो उसे बोलते हैं उपाय, बोलते हैं एक तरह से। तो द्रव्य प्रभाव भी हो गया, गुण प्रभाव हो गया, द्रव्य गुण प्रभाव से सोने का कड़ा वाला हो गया। यदि कुर्वन्ति तद क्रम से शिरोविरेचन कर्म करवा रहे हैं तो कर्म वहां पे वो हो गया। वीर्य, वहां पे क्या हुआ, शिरोविरेचन करवाने वाली जो औषधियां थी वो वीर्य हो गई। यद कुर्वति तद अधिकरण, अधिकरण क्या था, सिर था। काल क्या था, बसंत प्रावट और शरद क्या थी, काल थी। यथा कुर्वन्ति सह उपाय, उपाय क्या था, इस तरह से करवाना कि सम्यक रूप से करवाना, कि मतलब कि जो उपाय करते हैं, सिर को नीचे कर देते हैं, हल्का हल्का अभ्यंग करते हैं तेल से, वो सभी होता है, वो क्या होता है, उपाय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचा करके शिरोविरेचन कर्म करवाना होता है। यत साधन थी तत्फलम, मतलब कि सिर का भारीपन, ऊर्ध्व जत्रु का रोग होते हैं, कब बढ़ जाता है, इसलिए सिर का भारीपन, शूल इत्यादि की शांति होती है, उसका फल होता है वो। अब देखना, ये थी आपकी द्रव्य की कार्य प्रणाली, इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन उठता है वहां से। अब है द्रव्य की प्रधानता में युक्ति, कि द्रव्य प्रधान क्यों है, द्रव्य रस से, गुण से, वीर्य से, विपाक से, इन सब में प्रधान क्यों है। कि एक बार द्रव्य में रस पंचक में लड़ाई हो गई कि भाई आप प्रधान नहीं हो, मैं हूं, तो उसने बताया कि भाई द्रव्य इस तरह से प्रधान है, कि मैं इस तरह से प्रधान हूं, देखो मेरी प्रधानता किस तरह से है। तो द्रव्य प्रधान क्यों है वो बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, उठ के याद होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं अपन, देखना, द्रव्य की प्रधानता में सुश्रुत ने निम्नलिखित पॉइंटों को प्रतिपादित किया है। पहला है व्यवस्थित्व, कि द्रव्य जो होता है ना वो स्टेबल है, व्यवस्थित होता है, कि जबकि रस गुण वीर्य विपाक ये होते हैं, ये बदलते रहते हैं। देखना, वक्त के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे आम था, पहले जो था वो आम जो कच्चा था, उसके अंदर आम कच्चा था, जब पक गया तो उसके अंदर रस चेंज हो गया, जब वो कच्चा था तब रस चेंज था, लेकिन द्रव्य तो वही है तो आम ही। ऐसे देखना, नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, द्रव्य व्यवस्थित होता है, जबकि तद आश्रित, यानी कि उसके अंदर जो आश्रित रस पंचक है, रस गुण विपाक और कर्म अस्थिर होते हैं, द्रव्य की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जिस प्रकार से द्रव्य परिवर्तित होता है उसी तरह से क्या होते हैं, ये भी परिवर्तित होते रहते हैं, उसके अंदर स्थित रस पंचक परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा, आम्र प्रारंभ काल में जब शुरू हुआ था वो कसाय था, मध्य में वो अम्ल हो गया, अंत में वो मधुर हो गया, है क्या स्टेबल,
नहीं है स्टेबल, लेकिन आम तो स्टेबल है, इसलिए द्रव्य क्या है, स्टेबल है। इसलिए द्रव्य किनसे प्रधान है, रस वगैरह से इन सबसे प्रधान है। इस प्रकार द्रव्यगत रसों में परिवर्तन होने के कारण आम आम ही रहता है। इन सब में परिवर्तन होता है लेकिन आम आम ही रहता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम नित्यत्व। नित्य है, कुछ भी कर लो, इसका विनाश नहीं है, खुद से उत्पत्ति हुई है, खुद से विनाश होगा। ऐसे जल, आतप आदि वातादि के प्रभाव से द्रव्य संपन्न रस गंधादि गुण या विकृत रस गंध युक्त होता है, किंतु नित्य स्वभाव से द्रव्य दोनों अवस्थाओं में द्रव्यत्व नाम से जाना जाता है। जल, आतप, काल, वातादि इन सब के प्रभाव से द्रव्य संपन्न रस गंधादि गुणयुक्त या फिर विकृत रस गंध, यानी कि या तो जल का प्रभाव पड़ा, आतप का प्रभाव पड़ा, धूप का प्रभाव पड़ा, इनके अंदर जो द्रव्य था उसके अंदर चाहे रस तो विकृत हो जाएंगे और या फिर गंध युक्त रहते हैं, या फिर अच्छी गंध वाले रहेंगे, या फिर स्मेल आएगी उनके अंदर से बुरी। लेकिन नित्यत्व, द्रव्य तो दोनों अवस्था में द्रव्य ही था, तो उसी को बताया गया है। नित्यत्व को इसी तरह समझाया गया है कि चाहे जल हो, चाहे आतप हो, चाहे काल हो, इन सबके प्रभाव से द्रव्य जो होता है, चाहे उसके अंदर वो अच्छी गंध से युक्त हो, चाहे फिर विकृत होने पर विकृत रसयुक्त या फिर गंध युक्त हो, वो द्रव्य द्रव्य ही रहता है। इस तरह से बोला जाता है, इसका नित्यत्व है कि द्रव्य नित्य है। अब है आश्रयत्व। आश्रय किसका होता है, द्रव्य? द्रव्य आश्रय होता है रस पंचक का। रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इनका आश्रय कौन होता है? द्रव्य होता है। इसलिए द्रव्य कौन है? प्रधान है। देखना नोट्स में, द्रव्य रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि का आश्रय होता है। तद आश्रित पदार्थ पराधीन और द्रव्य आश्रय होने से प्रधान होता है। ये जो रस पंचक होते हैं वो पराधीन होते हैं, क्योंकि ये खुद रस के अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं और स्वतंत्र रह के अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए ये तो क्या हो गए, पराधीन हो गए, और रस द्रव्य के अंदर आश्रित होने के कारण क्या हो गया, और द्रव्य के अंदर आश्रित होते हैं, इसलिए द्रव्य क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो इसी तरह इसकी प्रधानता, कुल मिला के हमें को द्रव्यों की प्रधानता बतानी है कि द्रव्य किस तरह से प्रधान है। तो पहला वो व्यवस्थित है, स्टेबल है, नित्यत्व है, आश्रित्व है। तीसरा, चौथा देखते हैं सजात्यमान, मतलब कि द्रव्य परिणाम प्राप्त होने पर भी अपनी पार्थिव, याप्य आदि विशिष्ट जातियों में रहता है, जबकि रस आदि परिवर्तित होते रहते हैं बट अपनी जाति का त्याग नहीं करते हैं। द्रव्य यानी कि दूध है, वो लिक्विड है, उसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता है, तो वो है, वो उसने अपनी अस्तित्व बना रखा है। लेकिन जबकि उसके अंदर जो रस आदि है वो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए द्रव्य जो है, दूध जो है, सजात्यमान, अपनी जाति का अस्तित्व उसका है, इसलिए इसे बोलते हैं सजात्यमान। नेक्स्ट है इसी तरह से जो दूध था उसके अंदर स्थित मधुर रस, मधुरता परित्याग कर अम्लता को प्राप्त हो सकता है, किंतु दूध में याप्य जो जाती है उसका तो बना रहता है। दूध के अंदर याप्य मतलब कि जल का अस्तित्व है, वो बना हुआ है, लेकिन दूध के अंदर कुछ समय के लिए, जब सुबह सुबह हमने ताजा दूध लिया तब वो मधुर रस युक्त था, तो मधुरता थी उसके अंदर। थोड़े टाइम के बाद में वो फट गया अपना, उसने अम्लता को धारण कर लिया, तो अम्लता यानी रस तो चेंज होता रहता है ना उसका, लेकिन दूध में अंदर जो याप्य जाति थी उसकी, जैसे आपने पढ़ा ना, घट के अंदर घटत्व, पट के अंदर पटत्व, यह सब जातियां होती है, तो याप्य जाति जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, इसीलिए जो होता है द्रव्य प्रधान होता है। पंचेंद्रिय ग्रहणत्व, द्रव्य को हम 5 इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, द्रव्य को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन रस आदि जो होते हैं जब हम उनको ग्रहण करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं रस को डायरेक्ट ही पी लिया, ऐसा तो है नहीं। द्रव्य लेंगे तभी रस का पता चलेगा, तभी उसके वीर्य का पता चलेगा, तभी उसके विपाक का पता चलेगा। द्रव्य को जीवा पे रखेंगे, द्रव्य को रखा है, रस को नहीं रखा है हमने, तो द्रव्य को रखेंगे तभी उस द्रव्य के अंदर कौन सा रस है उसका पता चलता है हमें। देखिएगा, द्रव्य आश्रित रस गंध आदि गुणों का, द्रव्य के अंदर जो रस आदि गुण है उनका रसना घ्राणेन्द्रिय एक विशिष्ट इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, जबकि द्रव्य का जो होता है ग्रहण वो 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। रसना थी, रस का है, वो विशेष है कि रस था, उसका रसेंद्रिय के द्वारा होगा। सूंघने वाली चीज है, उसके अंदर स्मेल कैसी आ रही है द्रव्य के अंदर, उसका पता चलेगा
किसके द्वारा? नाक के द्वारा। लेकिन एक द्रव्य की ऐसा है जिसका पांचों इंद्रिय के द्वारा अपन ग्रहण कर सकते हैं, इसे बोलते हैं पंचेंद्रिय घ्राणत्व। शास्त्र प्रमाण, शास्त्रों में भी द्रव्य को प्रधान बताया गया है कि वातिक शोथ में जब अपन विमलापन कर्म करवाते हैं, शोथ को कम करने के लिए, उसके लिए हम मातुलों और अग्नि मंथादि द्रव्यों का उपयोग करते हैं, ना कि हमने ये नहीं बोला है कि हम तिक्त रस का उपयोग करते हैं, हम उष्ण वीर्य का उपयोग करते हैं, हमने ऐसा नहीं बोला है। हमने ड्रग्स का नाम लिया है, हमने मातुलों और अग्निमंथ द्रव्यों का प्रयोग करते हैं वातिक शोथ में विमलापन कर्म करने के लिए। तो हमने यहाँ पे शास्त्रों में भी द्रव्य का ही नाम होता है, द्रव्य का नाम ही लिया जाता है, स्पेसिफिक रस का नाम नहीं लेते हैं अपन, वीर्य का नाम, क्योंकि उनकी खुद की पहचान किससे है? द्रव्य से होती है। नेक्स्ट है आरंभ सामर्थ्य, यानी कि चिकित्सा और भेषज कल्पना की दृष्टि से आहरण, कूटना, पीटना, छानना, ये विविध क्रियाएं जो करते हैं हम द्रव्य की करते हैं। आरंभ सामर्थ्य मतलब कि ये सभी क्रियाएं किसकी करते हैं? द्रव्य की करते हैं, रसादी गुणों की नहीं करते हैं। तो इसी के लिए इसको बोला गया है आरंभ सामर्थ्य। कर्मापेक्षित्व मतलब कि द्रव्य की स्थिति कर्म अनुसार रस गुण वीर्य विपाक आदि की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। कर्मापेक्षितम यानी कि द्रव्य के अंदर कर्म क्या है, कर स्थिति क्या है उसकी, उसका कर्मानुसार क्या है, वो बदलता रहता है, उसका रस गुण वीर्य विपाक की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। अब है ये लास्ट है एक देश साधत्व, 9 बताई गई हैं। एक नागार्जुन जो थे उन्होंने 3 एक्स्ट्रा मानी थी और सुश्रुत ने कितनी मानी थी? युक्ति 9 मानी थी। द्रव्य की प्रधानतम युक्तियां 9 हैं, ठीक है। तो लास्ट पढ़ रहे हैं हम एक देश साधत्व। चिकित्सा में द्रव्यों के एक अंग मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, पल्लव, कांड, बीज, तेल का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी एक देश साधित्व मतलब कि उसके अंदर ये लिखा है क्या कि किसी भी अंदर हमें मधुर रस, उष्ण वीर्य ये सब नाम नहीं दिया है ना, तो द्रव्य के अंग के लिए उसके मूल का, त्वक का, सार का, निर्यास का, इन्हीं का नाम आता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक देश साधित्व। अब है तरतम योग उपलब्धि, विकल्प सामर्थ्य और एक और है। ये किसने मानी है? नागार्जुन ने मानी है, 3 एक्स्ट्रा मानी है। देखो ना, तरतम योगा अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? तरतम, तरतम मतलब कि बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर बोलते हैं अपन। तो मधुतर, मधुत्तम यानी कि ज्यादा मीठा, कम मीठा, ये सब बोलते हैं। तो निकृष्ट, उत्कृष्ट, तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये रसों में चलती हैं, ये द्रव्यों में नहीं चलती है। इसी कारण से रस क्या होते हैं? प्रधान, वो सॉरी द्रव्य जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। तरतम योगानुपलब्धि जो होती है वो द्रव्यों में नहीं होती है, वो रसों में होती है। इसीलिए नागार्जुन ने बोला, आचार्य नागार्जुन जी ने बोला था कि द्रव्य इसीलिए प्रधान होते हैं। देखिएगा, गुणों का तारतम्य में प्रयोग होता है किंतु द्रव्यों का नहीं होता है। इस कारण गुण न्यून और अधिक भेद से गुणों के अंदर किसी में गुण ज्यादा है, किसी में गुण कम है। रस के अंदर भी चलता है, जब हम रस पढ़ेंगे तब आएगा, रसों के अंदर भी चलता है ये तारतम्य सेम। तो तरतम का प्रयोग होता रहता है रसों में, गुणों में, इन्हीं में होता है ये तरतम का भेद। मधुतर, मधुत्तम, इनका प्रयोग ये द्रव्य के अंदर तो नहीं चलता ना, द्रव्यतर, द्रव्यतम ऐसा नहीं चलता ना। इसीलिए द्रव्य जो होता है वो बेस्ट होता है, यानी कि प्रधान होता है इन सबसे। विकल्प सामर्थ्य, विकल्प सामर्थ्य है कि द्रव्य के अंदर जो हम कल्पनाएं बनाते हैं ना, कल्क, क्वाथ, फांड, स्वरस, ये सब कल्पनाएं बनाते हैं, अब द्रव्य की बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है रस की बना रहे हैं, गुण की बना रहे हैं, वीर्य की बना रहे हैं, ऐसे नहीं बताने ना। तो नागार्जुन जी ने बोला कि विकल्प सामर्थ्य यानी कि विकल्प रहता है हमारे पास द्रव्य के अंदर, द्रव्य से हम अनेक कल्पनाएं बना सकते हैं, गुण आदि से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए विकल्प सामर्थ्य होने से द्रव्य क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट टॉपिक है प्रतिघात सामर्थ्य। मतलब देखिए, प्रतिघात सामर्थ्य का मतलब है द्रव्य मूर्तिमान होने के कारण अवकाश को घेरने वाला होता है। द्रव्य का कोई भार होता है, कोई जगह होती है, उसके अंदर 5 महाभूत से मिलकर बना होता है, और जो महाभूत से मिलकर बना होगा वो कोई ना कोई स्पेस तो घेरेगा। इसीलिए द्रव्य मूर्तिमान, मूर्त और अमूर्त द्रव्य क्या होते हैं? मूर्त द्रव्य वो होते हैं जिनको हम अपनी पंच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व होता है, जिसको हम महसूस करते हैं, वो होते हैं मूर्त द्रव्य। अमूर्त द्रव्य कौन से होते हैं?
जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं अमूर्त द्रव्य। इसीलिए ये मूर्त होता है द्रव्य। इसी कारण क्या होता है, ये अवकाश को घेरता है। जिस स्थान में एक द्रव्य स्थित है, उसी स्थान में उस समय दूसरा द्रव्य नहीं रह सकता। जिस जगह कोई एक शुंठी है, तो उसी जगह के अंदर अपन, ऐसा नहीं है कि मुलेठी को भी लाके रख देंगे, ऐसा नहीं है। बट रस आदि जो होते हैं, रस आदि जो होते हैं अमूर्त होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इस होने के कारण आवरणात्मक नहीं होते हैं, ये आवरण नहीं घेरते हैं। क्यों घेरेंगे भाई, जब खुद ये द्रव्य में रहता है, द्रव्य घेर तो रहा है जो घेरना है आवरण उसको, तो ये खुद द्रव्य में आश्रित रहते हैं, इसलिए ये खुद अपना स्पेस नहीं बनाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, प्रतिघात सामर्थ्य। सुश्रुत ने मानी 9 युक्ति, किसके अंदर, प्रधानतम में द्रव्य की प्रधानतम युक्तियां 9 थी। नागार्जुन ने मानी 3 एक्स्ट्रा, तरतम योगानुपलब्धि, विकल्प सामर्थ्य और प्रतिघात सामर्थ्य 3 इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एज इट इज क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अपन कल। किसी को समझ में नहीं आया तो कोई पूछ सकता है। कोई डाउट? समझ में आई आज की क्लास? ओके, थैंक यू।